बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। असद अली तूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के एक एलामिये पर बात करेंगे। वो एलामिया रात से आपने देखा होगा कि ख़बरों की जीनत बना हुआ है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने एक्सटेंशन के हवाले से बात की वजाहत की है। एग्जैक्टली वहाँ पर क्या बात हुई थी, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, असद अली तूर साहब भी थे, मैं भी मौजूद था। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो प्रेस रिलीज़ जब जारी की है तो वो मेंशन नहीं की है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कैटेगोरिकली कहा था कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, और वो बात उन्होंने मेंशन नहीं की। और उनको उनसे जो सवाल सहाफ़ी ने सवाल किया था, वो बाकायदा ये किया गया था सहाफ़ी की जानिब से कि अगर जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाती है तो फिर उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ये मेंशन नहीं है प्रेस रिलीज़ में। फिर जो राना सनाउल्लाह वाली बात थी कि उनके इंटरव्यू का हवाला जो देकर कहा गया, तो उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएँ, और वो तो उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे, वो कैसे ये बात कर सकते हैं। इसका हवाला भी प्रेस रिलीज़ में नहीं दिया गया। प्रेस रिलीज़ का इन अदर वर्ड्स मकसद बड़ा वाज़ेह है, और मकसद ये है कि मैं पर्सन स्पेसिफिक अगर हुई जो कानून साजी है उसमें मैं जो है उहदा नहीं लूँगा, लेकिन अगर रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाती है तो मैं एक्सटेंशन लेने के मुझे कोई वो एतराज़ नहीं है। इस पर असद तूर साहब से लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट कल जो एक नाज़रीन करारदाद पास हुई है KP असम्बली से, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अफसरान जो कि सियासत में मुलव्वस हैं उनको निकाला जाए, इदारा उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी अहम डेवलपमेंट अभी होने भी वाली हैं। असद अली तूर साहब से उन जानेंगे, खसूसन जो मुलाकातें हुई हैं अली अमीन गंडापुर साहब की मुख्तलिफ मिलिट्री ऑफिशल से, उसमें क्या कुछ हुआ है, अंदर की कहानी भी जानेंगे। असद तूर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, कल रात से चल रहा है, बहुत सारे ये लोग वीलॉग भी देख चुके होंगे, लेकिन ये बात बड़ी कैटेगोरिकल है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो वजाहत जारी की है, इसमें 2-3 चीज़ों को मिस किया, इंटेंशनली मिस किया गया है। बिल्कुल इंटेंशनली मिस किया गया। और देखें, इस प्रेस रिलीज़ का मकसद ही ये था। मुझे तो ये सहाफ़ियों की तस्हीह से ज़्यादा मुझे लगता है ये उन हलकों के लिए थी कि जिन्होंने ये आइनी तरमीम लानी है, एज बढ़ानी है, कि वो गलतफहमी का शिकार ना हो जाए कि चीफ जस्टिस तो विलिंग ही नहीं है एक्सटेंशन लेने के लिए। मुझे तो प्रेस रिलीज़ उनके लिए ज़्यादा लगी। हमारे लिए तो हम तो उससे एक दिन पहले यहाँ पर खड़े होकर पूरी इस जो उन्होंने बात की थी, जो इस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने रिप्रोड्यूस की है, वो हम यहाँ पे नरेट कर चुके थे। अदील सरफराज साहब, अमानत गिशकोरी साहब, उन्होंने पूरा का पूरा वर्ड बाय वर्ड वो नरेट किया था, और उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया था कि उसका मतलब क्या है। तो अब उसको प्रेस रिलीज़ में तो किसकी वो तस्सीह कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो तस्सीह उनके लिए कर रहे थे कि जो लोग ये तरमीम ला रहे हैं कि वो इन खदशात का शिकार होकर कहीं तरमीम के बारे में डबल माइंडेड ना हो जाए, कि हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब तो किसी भी सूरत एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, और हर सूरत में 25 अक्टूबर की शाम को वो अपने गाउन उतार के और घर जाना चाहते हैं। तो लाइक मुझे कोई इतना इसमें वो नहीं लगा। और वो जो आपने ज़िंदगी और मौत वाली बात की, तो वही तो स्पेसिफिक क्वेश्चन था, उसकी भी तरदीद कर देते कि मैंने तो एज बढ़ाने की सूरत में भी, जो रिटायरमेंट एज है 65 से 68 करने की सूरत में भी मैं नहीं लूँगा, लेकिन उसकी उन्होंने नहीं की। उस पर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से खेल दिया। वो एक जज हैं, उनको पता है एक एक जुमले, एक एक लफ्ज़ को किस तरह फ्रेज करते हैं और उसका क्या मतलब लिया जाता है। तो वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उसके डिनाइल का मतलब क्या होगा, या उस ऑफर के डिक्लाइन करने का मतलब क्या होगा। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से खेल दिया कि नहीं, मैं तो जिसे कहते हैं जिंदगी मौत का पता ही नहीं था। अगर हम इसको थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करें कि अगर आप एक जगह कहीं पे कंसेंट दे देते हैं कि जी मैं इस जगह इधर के लिए राज़ी हूँ, और फिर आप किसी दूसरे शख्स से कोई दूसरी बात कर देते हैं और वो फिर बात पब्लिक हो जाती है, फिर वो कहेंगे यार आप हमारे से कोई और बात कर रहे हैं, वहाँ जाके कोई और बात हो रही है। मैं आपको एक हवाला बताता हूँ, एक बड़े ख़ास रिपोर्टर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, ये सारी तकरीब हुई, कहते वाकई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ऐसा कहा। मैंने कहा सर मैंने खुद सुना है, इन गुनाहगार कानों से ऐसा कहा है उन्होंने। कोई वीडियो थी उसकी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जा रहा था कि अगर कोई ऐसा है तो दिखाया जाए कि भाई यहाँ पे तो ये बातें क्या चल रही हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल से इसकी वजाहत उनका काजी साहब के जहन में था कि कहीं ना कहीं देनी पड़ जाएगी, और उनको ये नहीं था कि इस तरह से फ्रेम होगी, क्योंकि अगले दिन सब अखबारों में लगी।
पूरे दिन जो है जो सोशल मीडिया पे रही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हेडलाइंस बनती रही। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो कोई शख्स एक ग्रेसफुल तरीके से ओहदे से रिटायर क्यों नहीं होना चाहता? यार मेरे ख्याल में जो ताकत होती है ना, उसका एक अपना मिजाज होता है, और ये एक ऐसा नशा है। मुझे याद है कि एक्स CM सिंध थे, समथिंग महर उनका नाम था। मैं कराची में उनके घर एक दफ़ा गया, उनसे मिलने के लिए बैठे हुए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या फील होता है बतौर चीफ मिनिस्टर, क्या उसमें है इस ओहदे में। उन्होंने कहा यार वैसे तो इतने इख्तियार नहीं होते हमारे पास, लेकिन जब गाड़ी चलती है ना तो उसके आगे जब झंडा यूं यूं फड़फड़ाता है ना, उन्होंने कहा वो देख के जो आपको एक नशा आता है ना, वो एक अपना ही है। तो ये जो आगे पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, एक कॉल पे काम हो जाने, ये वो यार इस ताकत का एक अपना मजा है। अल्लाह का शुक्र है हमें ये नहीं मिली, तो हमें इसकी लत भी नहीं लगी, लेकिन मेरे ख्याल में जब ये मिलती है, आप जब उस नशिस्त पे बैठते हैं, तो फिर आपका दिमाग बिल्कुल किसी और जगह चला टॉकिंग जाता है। अबाउट पर्टिकुलरली द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कल मैं एक शो सुन रहा था जिसमें तारिक फजल चौधरी ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा। फैसल वाडा तारिक फजल चौधरी को प्रेस कर रहे थे कि ये हुकूमत कुछ कर नहीं सकती, ये नाअहलों का टोला है, ये एक दिन कहते हैं हम करेंगे, उसके बाद अशाइया बुलाकर बोटी खिला रहे होते हैं, खाना खिला रहे होते हैं, लेकिन जो काम इनके करने का है वो कर नहीं सकते। इस पर तारिक फजल चौधरी एकदम से नाज़रीन फट पड़े और उन्होंने कहा कि आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उनके लिए नंबर्स पूरे होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब है हुकूमत के पास नंबर्स क्लियर नहीं है। बताया ये जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ अगर शामिल हो जाते हैं तो हुकूमत को काफ़ी आसानी होगी, लेकिन उसमें भी 3, 4, 5 सीट्स का गैप आ रहा है। क्या समझते हैं ये हफ्ता बड़ा अहम है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन मुतवक्की है वो हो पाएगी, हुकूमत वो कर पाएगी? क्योंकि हमने एक माजी भी रहा है, क्योंकि जब इदारे आपके साथ होते हैं, जब कोई चीज़ करवानी होती है तो बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। आपकी अपनी सफ़ों में भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी साइड पे वोट देते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पाएगी? देखिए यही तो कोशिश है, और मेरे ख्याल में अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जा रहा है कि इस वीक में पेश की जा सकती है, इसका इन्हिसार सिर्फ नंबर्स पर नहीं है। मेरे ख्याल में इससे अपनी बारगेनिंग पोजीशन भी बनाई जा रही है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह से बैक चैनल पे अगर कुछ तय पाना है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हो, कि आप अगर उनको ये भी कहेंगे कि आपने 12 जुलाई के फैसले के जो तफसीली फ़ैसला है उसमें इलेक्शन के कंडक्ट पे कुछ नहीं लिखना, तो किसी न किसी सतह पर आपको ये मांगना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मांगेंगे, आप मिन्नत तो नहीं करेंगे ना। दिस इज़ अ बार्गेनिंग चिप। तो वो मेरे ख्याल में उसको भी बनाने के लिए ये अब कहा जा रहा है कि जी इतने वोट कम रह गए हैं और इस तरह होने जा रहा है, इस डेट को अमेंडमेंट आ रही है, ये तमाम उसकी गेम है। अगर वो जिसे कहते हैं बैक चैनल राब्तों में कुछ चीज़ें तय ना पाई, तो फिर मुझे लगता है कि 12 जुलाई वाले तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार भी नहीं किया जाएगा और उससे पहले ही अमेंडमेंट पास करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद अमेंडमेंट करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। और उसमें उसकी वजूहत ये हैं कि नाज़रीन उसमें जो आज़ाद डिक्लेयर किए गए अरकान हैं उनको वोट देने से रोका जा सकता है। तफसीली फ़ैसले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अगर कोई इक़दाम लिए जाते हैं उसका असर नलिफाई किया जाता है। ये तफसीली फ़ैसले की बड़ी चमक गोई हैं। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के आते ही तफसीली फ़ैसला पहले आना है। और जब आपको पता है एक निजी होटल में जब महफिल हुई थी, एक तकरीब हुई थी, उसमें जस्टिस मंसूर से ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा था कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, सितंबर में सब गैदर होंगे तो तफसीली फ़ैसला आ जाएगा। समझते हैं अगले हफ्ते में तफसीली फ़ैसला आ जाएगा? देखें मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता अगले हफ्ते में आ जाएगा, क्योंकि कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह शायद फ़ैसला तो लिख कर चले गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने साथी जजेस से शेयर नहीं किया, तो मोस्ट लाइकली 16 के बाद ही आके शेयर करेंगे। और उसके बाद साथी जजेस पे आया कि वो कितनी जल्दी, अगर किसी ने एडिशनल नोट्स लिखने, अपने नोट्स लिखेंगे, किसी ने उसी फैसले में कुछ इनकॉर्पोरेट करवाना है तो वो क्या बोलेगा। तो अब उस सब में भी टाइम लगेगा, मालूम नहीं कि कौन जज कितनी तेज़ी से क्या चीज़ करता है, और फिर उसके बाद फैसला एक फाइनल शेप में आता है। आपने अली अमीन गंडापुर जब गए तो वो मैं आपका व्लॉग सुन रहा था, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी कि उनको बिठाया गया, ये मुलाकातें हुई उनकी। एक कल एजाज़ सैयद साहब ने ख़बर दी कि अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पे जाके अपोलोजाइज़ किया, जबकि अली अमीन गंडापुर
की स्टेटमेंट जो आई है वो कहते हैं मैं अपने हर बात पर कायम हूँ। इमरान रियाज साहब ने ब्लॉग किया कि मैं अपनी हर बात पर कायम हूँ और मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हटा। फिर केपी असम्बली की जो करारदाद मंजूर हुई है वो उसकी अक्कासी भी करता है। तो डू यू थिंक कि कहीं अली अमीन गंडापुर के मामलात ऐसे हुए हैं कि जिससे वो पीछे स्टेप बैक हुए हैं या फिर वो डटे हुए हैं? देखें, इसमें एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप अली अमीन गंडापुर साहब को देखें तो वो जब कई घंटे लापता रहे और उसके बाद से जब वो वापस गए हैं, मंजरे आम पर वो अभी भी नहीं आ रहे, कैमरों के सामने कहीं नहीं आ रहे। असम्बली केपी में, केपी काबीना में, कहीं मीडिया के सामने वो कहीं अपीयरेंस नहीं दे रहे कि वो आए बताएं क्या हुआ। ऑन रिकॉर्ड वो कुछ नहीं बोल रहे। इमरान रियाज ने दावा किया है कि उन्होंने उनको ये बातें बताई हैं, लेकिन जब तक अली अमीन गंडापुर सामने नहीं आएंगे, हम उनका चेहरा नहीं देखेंगे कि उनका चेहरा किस हालत में है और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप ये देखें कि उनके वापस जाने के बाद से जिस तरह से पूरी की पूरी केपी का हुकूमत सहमी हुई है, सवाए असम्बली की रेजोल्यूशन के कोई खुल के पोजीशन ही नहीं ले रहे कि अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ क्या। वो तवील सो कॉल्ड अमन अमान पर जो मुलाकातें जारी रहीं, कई घंटे, 7-8 घंटे, वो किससे हो रही थी, उनमें क्या हो रहा था? क्योंकि अली अमीन गंडापुर इतना तो तस्दीक कर रहे हैं कि ये हुकूमत से मीटिंग नहीं थी, ये कुछ सरकारी लोग थे, जिनके बारे में मैं तो बड़ी क्लैरिटी से कहता हूँ कि वो सिविल इदारों के लोग नहीं थे। इस हवाले से हमने जो नाज़रीन 2-3 लोगों से पता किया तो हमें भी ये मालूम हुआ कि वो एक सेफ़ हाउस में ले जाया गया और वो क्या पता थोड़ा अशारा कनाइयों में हम बताएं इस कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे ही वाक़ है और वहाँ पे वो कई घंटे रहे, कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन असदुर साहब, मामला ये है कि अब इतनी जंग में आगे जाने के बाद क्या पीटीआई स्टेप बैक करेगी? लाहौर वाला जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट है या फिर ये इसी तरह हम देखते रहेंगे दमादम मस्त कलंदर टाइप सिचुएशन? आई थिंक जो बैक चैनल पे, आई थिंक ये मेरी इन्फॉर्मेशन है बाय द, कि जो बैक चैनल पे राब्ते हो रहे थे पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, वो राब्ते इस जलसे के बाद टूट गए हैं और अब कुछ अर्सा तो इब की मार चलेगा और शायद उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल हों। तो मेरे ख्याल में अब दोबारा कुछ माह का गैप आ जाएगा मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने में। तो और उस दौरान हो सकता है ऐसे आपको इक़दाम नज़र आएँ जिस तरह के गुज़िश्ता रोज़ नज़र आए आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे पार्लियामेंट पर रेड हुआ, अली अमीन गंडापुर लापता हो गए, तो इस तरह के इक़दाम नज़र आएंगे। और एक जो मेरे पास एक और ख़बर है वो ये है कि केपी में गवर्नर राज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अब इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उस पर वार गेमिंग कर रही है, मोडेलिटीज़ देख रही है कि किस तरह से क्या किया जा सकता है। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि सदर आसिफ ज़रदारी ख्वाहिश रखते हैं कि उस गवर्नर राज का ऐलान फौरी कर दिया जाए। लेकिन इस तमाम मामले में एक चीज़ यानी ये डन है कि अली अमीन गंडापुर वुड नॉट रिमेन सीएम थ्रू आउट द टेन्योर। देखें, जब तक इमरान खान जेल में है तो मेरे ख्याल में वो अली अमीन गंडापुर को नहीं हटाएंगे। और क्योंकि अली अमीन गंडापुर से जो उन्होंने काम लेना है, अली अमीन गंडापुर अभी तक वो काम कर रहे हैं। तो अनटिल अनलेस कुछ तय पा जाए तो वो एक अलग चीज़ होगी। वैसे गवर्नर राज ही एक आईनी तौर पे देखा वो जाए तो फिर हुकूमत उनका सीएमशिप ख़त्म करेगी ना, पीटीआई नहीं उनको हटाएगी। चले नाज़रीन, असद अली तूर साहब ने हमें ख़बरें भी दी, अपना तज्जिया भी दिया। फ़िलहाल के लिए इतना ही हमारी कोशिश है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं, उनको सम अप किया जाए, अपना एनालिसिस दें। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।